तो हम कर रहे हैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट का रिवीजन, भारत के वन संसाधन और नीतियाँ। तो अभी लिखित वन क्षेत्र, जो लिखित दस्तावेज में होते हैं उन्हें कहते हैं अभिलिखित वन क्षेत्र। तो अभिलिखित वन क्षेत्र और वन आवरण यानी रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया एंड फॉरेस्ट कवर। अभिलिखित वन क्षेत्र, वन क्षेत्र या अभिलिखित वन क्षेत्र आमतौर पर सभी सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज सभी भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करते हैं। यानी जो सरकारी अभिलेखों में लिखे होते हैं क्षेत्र, वो सारे वन क्षेत्र को संदर्भित करते हैं। इनमें बड़े पैमाने पर आधारित वन और संरक्षित वन शामिल होते हैं। तो बड़े पैमाने पर आरक्षित वन होते हैं जो, और संरक्षित वन शामिल होते हैं। जिनका गठन भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के तहत किया गया था। तो 1927 के प्रावधान के अंतर्गत गठन किया गया था। इसमें सभी क्षेत्र भी शामिल होते हैं जो राजस्व अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज होते हैं, किसी राज्य अधिनियम या स्थानीय कानून के तहत गठित किए। तो राज्य के अधिनियम के तहत गठित किए गए हों या राज्य स्थान के कानून के अंतर्गत गठित किए हुए, सब इसमें आएंगे। वन आवरण 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली सभी भूमि को संदर्भित करता है। तो वन आवरण क्या है? 1 हेक्टेयर से अधिक जो भूमि होती है क्षेत्रफल वह भूमि को संदर्भित करता है। इसमें वृक्ष छत्र का घनत्व 10% होता है। यानी वृक्ष है जो, तो वृक्ष का जो छत्र घनत्व क्या है? 10% से अधिक होता है। यहाँ वन आवरण होंगे। वृक्ष आवरण क्या है? तो अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर सभी वृक्ष क्षेत्र जो 1 हेक्टेयर से कम, यानी वन आवरण जो इतना, जैसे वन आवरण लिखे थे उससे बाहर भी अगर वन है और वो 1 हेक्टेयर से भी कम आकार के हैं, तो उनमें उन बिखरे हुए क्षेत्र भी इसमें शामिल होंगे। तो वृक्ष आवरण आएंगे, बिखरे हुए क्षेत्र बाहर के, वो वृक्ष आवरण है। और यहाँ सिर्फ वन अंदर जो होंगे वो सारे वन होंगे, वन आवरण। अब वृक्षावरण वन आवरण हो गया। वन आवरण का मूल्यांकन और क्षेत्र, यानी किस तरह वन आवरण का मूल्यांकन करते हैं। तो वन क्षेत्र सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति को दर्शाते हैं। तो वन क्षेत्र के सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार कानूनी भूमि को दर्शाते हैं। वन आवरण किसी भूमि पर पेड़ों की उपस्थिति को दर्शाते हैं। माना कि अधिकांश अभिलिखित वन क्षेत्रों में वनस्पति आवरण है, फिर भी इसमें के भीतर 10% से कम घनी आबादी 10% है, तो 10% से कम घनी आबादी वाले रिक्त स्थान और क्षेत्र हो सकते हैं। तो 10 यहाँ गया 10% से कम घनी वाले रिक्त स्थान होते हैं और क्षेत्र हो सकते हैं। इनमें से क्षेत्र भी हो सकते हैं जहाँ कोई वृक्ष नहीं होता। तो यहाँ ऐसे भी क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ कोई वृक्ष नहीं हो। उदाहरण के लिए आर्द्र भूमि, मैंग्रोव की खाड़ी, शोला घास के मैदान आदि होते हैं। दूसरी तरफ अभिलेखित वनों के बाहर भी ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ 1 हेक्टेयर या उससे अधिक के वृक्ष खंड मौजूद है। जो आवरण है उसके बाहर भी इस तरह के वन हो सकते हैं जहाँ वृक्ष आवरण ज़्यादा हो, 1 हेक्टेयर से भी ज़्यादा हो सकते हैं, और छत्र घनत्व 10% से अधिक हो सकता है। उदाहरण के लिए सामुदायिक भूमि पर वृक्षावरण नीलगिरी, रबर, चाय बागान, कॉफ़ी बागान आदि इसमें शामिल हो सकते हैं। फिर ऐसे क्षेत्र भी वन आवरण का गठन करते हैं। तो ऐसे क्षेत्र जो हैं वो वन के आवरण का गठन करते हैं और भारतीय वन सर्वेक्षण के वन आवरण मूल्यांकन में शामिल होते हैं। तो वन सर्वेक्षण में शामिल होते हैं, उनका मूल्यांकन भी किया जाता है इस आधार पर। अब वन आवरण का वर्गीकरण किया गया है। यदि अति सघन वन, इसमें 70% और उससे अधिक वृक्ष घनत्व वाले सभी भूमियाँ आती हैं। 70% तक वृक्ष घनत्व होता है। मध्यम घन वन, इसमें 40% से अधिक लेकिन 70% से कम वृक्ष घनत्व वाली सभी भूमियाँ होंगी। तो सघन वन होंगे 40 से 70 के बीच वाले। खुले वन 10% से 40% से 10% से अधिक और 40 से कम वाली भूमि। झाड़ी वन 10% से कम घनत्व वाली होंगी। गैर वन वे भूमि जिसमें किसी भी वर्ग में शामिल नहीं किया है, वे सब गैर वन भूमि होंगी।
तो इस तरह से इनकी भूमियों को बांटा गया है। अब है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट। तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसको कहते हैं MOEFCC। तो पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय है ये। और इसने 13 जनवरी 2022 को द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की थी। 2 वर्ष की अपनी रिपोर्ट जारी की। और भारतीय वन सर्वेक्षण पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है जो MOEFCC, इसके संगठन द्वारा पूरे देश के वन और वृक्ष आवरण का मानचित्रण करती है, मानचित्र के अनुसार बताती है ये। वन आवरण क्या है? वन आवरण मानचित्र वर्ष 1987 में शुरू किया गया था और बाद में वन आवरण मानचित्रण के 70 रिपोर्ट निकाले गए। तो वन आवरण की 70 रिपोर्ट निकाली गई थी। मूल्यांकन भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा, इसका मूल्यांकन क्या है? तो रिमोट सेंसिंग से उपग्रह डेटा के माध्यम से, रिमोट सेंसिंग मतलब देखा जाता है वनों को। लीनियर इमेजिंग सेफ स्कैनिंग सेंसर, तो लीनियर इमेजिंग सेंसर के द्वारा इसके डेटा की व्याख्या पर आधारित है, नापा जाता है, देखा जाता है। अक्टूबर से दिसंबर 2019 की अवधि के लिए पूरे देश का उपग्रह डेटा राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेट से प्राप्त किया जाता है। पूरे देश का पूरा डेटा देखता है ये। फिर इस ISFR 2021 की नई पहल और विशेषताएं। तो भारत के टाइगर रिजर्व कॉरिडोर, भारत में जो टाइगर रिजर्व कॉरिडोर है और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण के अवकलन से संबंधित नया अध्याय शामिल किया गया है। तो भारत में टाइगर रिजर्व जो कोर क्षेत्र है और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण के आकलन के संबंध में अध्ययन शामिल किया गया है। सिंथेटिक एपर्चर रेडार डेटा उपयोग, इसमें जमीन के ऊपर बायोमास का अनुमान, यानी इसरो ने क्या किया है? सहयोग से किया गया है। इसमें वन क्षेत्र में जलवायु हॉटस्पॉट का अध्ययन किया गया है, जलवायु हॉटस्पॉट कहाँ है। और इसमें गोवा परिसर के सहयोग से किया गया है। नामक 2 विशेष अध्ययनों के परिणाम भी इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। जलवायु हॉटस्पॉट रिपोर्ट रेडार डेटा का उपयोग करके बायोमास का अनुमान लगाया गया है। फिर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति को वन कार्बन मूल्यांकन पर अध्ययन के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। फिर ISFR 2021 के प्रमुख निर्देश। ISFR है भारत वन स्थिति रिपोर्ट। तो ISFR यानी वन स्थिति रिपोर्ट के जो है निर्देश। तो इसमें कार्बन मूल्यांकन का अध्ययन करने में भी शामिल किया गया है। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो है 2021 के मूल्यांकन के निष्कर्ष वन और वृक्षावरण। तो देश का कुल वन और वृक्षावरण 80 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24% है। तो देश का जो वन और वृक्षावरण कितना है? वन वृक्षावरण 80 मिलियन हेक्टेयर में है, भौगोलिक क्षेत्र के 24% क्षेत्र में है। देश में कुल वन वृक्षावरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। वन के और वृक्ष के आवरण में, वन आवरण में वृद्धि खुले वन के बाद अति सघन वन में देखी गई। तो अति सघन वन है उनमें वृद्धि देखी गई है। वन क्षेत्र में वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 5 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड। तीनों में वृद्धि हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, और जो अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र आते हैं उसके बाद। तो इस तरह से वन वृक्ष क्षेत्र, तो इसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के संदर्भ में 5 राज्य हैं। तो भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर
मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर है और नागालैंड है। तो मिजोरम में 84%, आंध्र प्रदेश में 79%, मेघालय में 76%, मणिपुर में 34%, 74% और नागपुर में 73%। इस तरह है वृक्ष क्षेत्र का प्रतिशत, भौगोलिक क्षेत्र प्रतिशत, वन आवरण में वन आवरण इतना प्रतिशत है। और देश के वृक्ष आवरण तो 95,000 वर्ग किलोमीटर होने के अनुमान है और देश में क्षेत्रफल के हिसाब से 2.91% है। देश में वृक्ष आवरण 27 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है, 721 किलोमीटर में वृद्धि हुई है। और वनों के बाहर पेड़ तो देश की लकड़ी का कुल बढ़ता भंडारण, देश में जो लकड़ी है उसका बढ़ता भंडारण 6,167 मिली घन मीटर होने का अनुमान है कि वो लकड़ी है 6,167 मिली घन मीटर है, जिसमें 4,338 मिलियन क्यूब मीटर वन क्षेत्र के अंदर है और 1,700 मिलियन क्यूबिक मीटर जो है रिकॉर्ड वन क्षेत्र के बाहर है। तो वन क्षेत्र के जो अंदर है वो 4300 है और बाहर 1700 है। बांस का भंडार तो बांस की कुल संख्या में 13,000 मिलियन की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर बांस की फलियां हैं तो कुल अनुमानित हरित भार का 402 मिलियन टन है। तो राष्ट्रीय स्तर पर बांस की जो कलियां हैं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बांस की कलियां। फिर मैंग्रोव आवरण तो देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल 49,900 वर्ग किलोमीटर में है। मैंग्रोव जो आवरण है उसमें 17 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। तो 4900 वर्ग किलोमीटर में है, 17 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। मेगा आवरण में वृद्धि दर्शाने वाले 3 राज्य हैं, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। उड़ीसा में बड़ा है, महाराष्ट्र में बड़ा है और कर्नाटक में बड़ा है। फिर कुल कार्बन स्टॉक, देश में जंगलों की कुल कार्बन भंडारण कितना है 7200 मिलियन टन होने का अनुमान है कि कार्बन 7200 मिलियन भंडारण करते हैं। 2019 के बाद देश में कार्बन भंडारण में 79 मिलियन टन की वृद्धि भी हुई है। कार्बन भंडारण में 79 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। फिर वन अग्नि प्रवण क्षेत्रों का मानचित्रण तो फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2004 में वनों में लगने वाली आग की निगरानी कर रहा है और कुल अग्नि प्रवण वन क्षेत्र में 35% है कि 35% क्षेत्र में वन अग्नि लगती है। टाइगर रिजर्व और शेर संरक्षण वन आवरण का दर्ज की परिवर्तन क्या हुआ है दशक के आधार पर होती है। तो दशक के आधार पर क्या परिवर्तन हुआ टाइगर में और शेर संरक्षण क्षेत्रों में। तो 52 टाइगर रिजर्व में वन आवरण 55,000 वर्ग किलोमीटर में है, जो देश के कुल वन आवरण का 7% है। तो टाइगर रिजर्व का वन आवरण कितना है 55,000 वर्ग किलोमीटर है। तो 55,000 में से 7% है देश के कुल वन आवरण का। फिर टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का 74% है। टाइगर रिजर्व जितना भी है रिजर्व क्षेत्र उसका 74% में वन आवरण है। टाइगर रिजर्व के क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के संदर्भ में 5 टाइगर रिजर्व हैं। तो टाइगर रिजर्व में 5 हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश के पक्के, मध्य प्रदेश के आचन कमान, उड़ीसा में सिमलीपाल, कर्नाटक में कार्ली, मिजोरम में डंपा गिर वन अभयारण्य और ये सारे हैं। और 1707 वर्ग किलोमीटर घास के मैदान है। 1707 किलोमीटर क्या है घास के मैदान हैं। और जबकि गिरी राष्ट्रीय उद्यान में 33.58 वर्ग किलोमीटर घास के मैदान, तो गिर वाले क्षेत्र है तो उसमें 33.58 वर्ग किलोमीटर घास के मैदान है, जो कुल मिलाकर 211 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय वनों में जलवायु परिवर्तन हॉटस्पॉट मानचित्रण। भारत में वन क्षेत्र पर जलवायु हॉटस्पॉट का मानचित्रण 3 भविष्य की समयावधियों के लिए किया गया है। तो वन क्षेत्र का जो जलवायु परिवर्तन मानचित्रण है 3 भविष्य की
समय अवधि के लिए है, यानी 2030 तक अल्पकालिक जलवायु कार्रवाई क्षति, 2050 तक दीर्घकालिक जलवायु कार्रवाई लक्ष्य और 2085 तक दीर्घकालिक समय क्षति। तो जलवायु हॉटस्पॉट का मानचित्रण इन 3 चीज़ों के लिए है, एक 2030 तक के लिए, 2050 तक के लिए, 2085 तक के लिए। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सबसे ज़्यादा तापमान बढ़ने वाला अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में इन अवधियों में कम तापमान वृद्धि होने का अनुमान है, यहाँ तापमान कम होगा। भारत के उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, ऊपरी मालाबार तट पर वर्षा से अधिक वृद्धि का अनुमान है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में और ऊपरी जो मालाबार तट है, केरल की साइड मालाबार तट, उस पर क्या है, अधिक वृद्धि होने के अनुमान है। फिर प्रमुख मेगा शहरों में वन आवरण, शहरों में क्या है, तो 7 प्रमुख शहरों, 7 शहरों में कुल वन क्षेत्र 5,509 वर्ग किलोमीटर है, जो शहरों के भौगोलिक क्षेत्र का 10% है। तो जो 7 शहर हैं उसमें वन क्षेत्र 509 वर्ग किलोमीटर है, जो शहरों का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10 है। दिल्ली में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है 994 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद मुंबई 110 वर्ग किलोमीटर, बेंगलुरु में 89 वर्ग किलोमीटर, हैदराबाद वन आवरण 48 किलोमीटर है, अधिकतम 10 की वृद्धि देखी गई है। और ये वन आवरण का क्षेत्र है, भारत में कहाँ कहाँ वन है। 2021 की वन वृक्ष आवरण रिपोर्ट, तो वन वृक्ष आवरण 2021 की रिपोर्ट है जी। इसके अतिरिक्त अति सघन वन, तो इसमें क्षेत्रफल है और वन आवरण का भौगोलिक क्षेत्र का 50 है, तो अति सघन वन 99.789 आवरण कितना है, अति सघन वन का 99 वर्ग किलोमीटर में है, और मध्यम सघन वन 3 लाख में है। खुले वन 3,07,000 वर्ग किलोमीटर, कुल वन आवरण 7,13,000, तो कुल जो वन आवरण है 7,13,000 वर्ग किलोमीटर। वृक्ष आवरण तो 95,000। कुल वन और वृक्ष दोनों मिलाकर कितना है, तो वन और वृक्ष मिला के 8,09,000। झाड़ियाँ 46,000। और गैर वन क्षेत्र, जो जहाँ गैर वन है, तो 25,27,000। कुल भौगोलिक क्षेत्र, तो कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र है, 32, भारत का भौगोलिक क्षेत्र है 32,87,469। मेगा कवर के अंतर्गत 4,992 यानी 4,900 वर्ग किलोमीटर शामिल है। मेगा कवर, मैंग्रोव जो है, मैंग्रोव कवर, मैंग्रोव वन, और उसमें 4,900 वर्ग किलोमीटर है। गैर वन आवरण प्रतिशत पूर्ण अंकित है, इस तरह से है। अब है भारत की वन नीतियाँ। भारत की वन नीति 1994 1894 की नीति है। 1894 की नीति भारत की वन नीति है। और 1894 की वन नीति निम्न आधार है, जैसे वनों के प्रबंधन का एकमात्र उद्देश्य देश की सामान्य भलाई को बढ़ावा देना है। फिर पर्याप्त वनों का रखरखाव मुख्य रूप से जलवायु और भौतिक स्थिति को संरक्षण के लिए दूसरे लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निर्धारित करना। तो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वन को निर्धारित करना। इन दिशा निर्देशों के अधीन स्थानीय खेती वानिकी से पहले आनी चाहिए, तो स्थानीय खेती है वो वानिकी से पहले आनी चाहिए। वन नीति 1992 में आई, 1894 की थी, फिर 1992 में आई। तो 92 में एक नई राष्ट्रीय नीति वन नीति लागू की गई। इसने 1894 की पिछली नीति में मौजूद कोणताओं की काफ़ी हद तक दूर किया है।
इस नीति में पहली बार देश में कम से कम 33% भूमि क्षेत्र को वन क्षेत्र के अंतर्गत रखने पर जोर दिया कि देश की जो कम से कम 33% भूमि है उसको वन क्षेत्र में रखेंगे। फिर वन नीति 1952 की प्रमुख विशेषताएं। तो स्थानीय और राष्ट्रीय स्तरों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भरता की एक मौलिक अवधारणा पेश की गई और ये वास्तव और वो क्या है, विस्तार वानिकी की हिमायत की गई है। इसमें निजी स्वामित्व में से सभी वनों का निर्माण नियंत्रण, स्थानीय खेती पर रोक और ग्राम वनों के निर्माण का प्रबंधन किया गया है। तो सभी वनों का नियंत्रण है, स्थानीय खेती पर रोक है, ग्राम वनों का निर्धारण है। इसने वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण और वाटरशेड प्रबंधन में वनों के योगदान, मिट्टी की उर्वरकता, कृषि उत्पादकता में सुधार में इनकी भूमिका के महत्व को रेखांकित किया है। तो वनों का संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण प्रबंधन, वनों में योगदान, मिट्टी की उर्वरकता, ये सभी चीज़ें सुधार में महत्वपूर्ण रेखांकित किया है। हालांकि मुख्य जोर स्थानीय लकड़ी, तो मुख्य जोर काय पर, स्थानीय लकड़ी उत्पादन पर रहा है, जिसके कारण असमान वनों के एक बड़े क्षेत्र को समान फसलों में परिवर्तित कर दिया है। तो असमान वनों का क्षेत्र है जो उसे समान फसलों में परिवर्तित किया गया है। रक्षा, संचार, उद्योग की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय वनों का प्रबंधन उत्तरोत्तर बढ़ी हुई निरंतर उपज की सिद्धांत के तहत किया जाना है। राष्ट्रीय वन नीति 1988, तो 1988 पहले 1894 आई, फिर 1954 आई, 92 आई, 1892, अब है 1988 नीति। तो 1988 की नीति में वनों के संरक्षण और लोगों को स्थानीय जरूरतों को पूरा करने और उनके संरक्षण प्रबंधन में भागीदारी पर प्रमुख जोर दिया गया है। इस नीति ने उन प्राथमिकताओं को भी परिभाषित किया है जिसमें औद्योगिक उपयोग के लिए वनों के कच्चे सामग्री के रूप में लकड़ी पूर्ति को प्राथमिकता दी गई। तो कच्चे माल है, तो कच्चे माल की पूर्ति के लिए लकड़ी की पूर्ति को प्राथमिकता दी गई है। यह नीति भारत के वन और वृक्ष आवरण को देश के कुल क्षेत्रफल के 33% का विस्तार करने का राष्ट्रीय उद्देश्य निर्धारित करती है। वनों के इस विस्तार की परिकल्पना वनों के बाहर और दर्ज वन भूमि दोनों के भीतर बंजर भूमि और वानिकीकरण के माध्यम से की गई है। तो वनों के इस विस्तार की परिकल्पना क्या है? वनों के बाहर दर्ज भूमि और भीतर वनों के बंजर भूमि कितनी है और वनों वानिकीकरण के माध्यम से कितनी भूमि है, ये सब देखी गई है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 का उद्देश्य क्या है? तो संरक्षण के माध्यम से पर्यावरण स्थिति को बनाए रखना और जहां आवश्यक हो परिस्थिति में संतुलन की बहाली करना, पर्यावरण स्थिति को बनाए रखना और परिस्थिति संतुलन की बहाली करना। फिर वनस्पति और जीवों के विशाल विविधता के साथ, वनस्पति है और जीव है, उनकी विशाल विविधता के साथ शेष प्राकृतिक वनों को संरक्षित करके देश की प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करना। तो देश की जो प्राकृतिक विरासत है उसको संरक्षण किया जाए। मिट्टी और जल संरक्षण के हित में बाढ़, सूखे को कम करने और जलाशयों में गाद जमाव को रोकने के लिए तो जल संरक्षण किया जाए। बाढ़, सूखे को कम करने और जलाशयों में जो गाद जमा हो जाती है उसको रोकने। नदी, झीलों, जलाशयों में जल ग्रहण क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव और अनुच्छेदन की जांच करना इसका काम है। बड़े पैमाने पर वनीकरण और सामाजिक वनीकरण कार्यक्रम के माध्यम से वन और वृक्ष क्षेत्र का उल्लेखनीय वृद्धि करना है। तो वन की कार्यक्रम चलाना, वन और वृक्ष हैं उनके क्षेत्र में वृद्धि करना है। ग्रामीण और आदिवासी आबादी में ईंधन, लकड़ी, चारागाह, लघु वनोपज और छोटी लकड़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो आदिवासी जो हैं उनकी जरूरतों को, छोटी लकड़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना इसका उद्देश्य है। फिर है वन उपज के उपयोग को प्रोत्साहित करना, वन की जो उपज है उसके कुशल उपयोग हो उत्साहित करना। लकड़ी के प्रतिस्थापन को अधिकतम करना।
इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जंगलों पर दबाव कम करने और महिलाओं की भागीदारी के साथ जन आंदोलन बनाए रखना। राष्ट्रीय वन नीति NFP 1988 के तहत वन प्रबंधन की अनिवार्यताएं। क्या अनिवार्य किया गया है इस नीति में? NFP में राष्ट्रीय वन नीति 1988 तो पहाड़ी ढालनों, नदी, झीलों, जलाशयों, समुद्र के तटों, जलग्रहण क्षेत्रों में अर्ध शुष्क और रेगिस्तानी इलाकों में वन और वन स्थिति आवरण तेजी से बढ़ाया जाना चाहिए। फिर अनाज उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अनाज उत्पादन है तो उसकी वृद्धि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अच्छी उत्पादक कृषि भूमि को वानिकी के लिए हस्तांतरित करने को हतोत्साहित किया जाना, यानी भूमि पर वानिकी के लिए हस्तांतरित की जाए और भूमि को, ताकि वन लगा सके। तो अनाज उत्पादन को हतोत्साहित करना की तरह काम करो, वन ज़्यादा लगाए जाए। फिर सतत सीमा से अधिक वनों की इस रिक्तीकरण को रोकने के लिए, तो सतत सीमा है जो सो उसमें वनों की रिक्त भूमि ना हो उसको रोका जाए और वनों के सटे क्षेत्रों में पर्याप्त चारे, ईंधन, चारागाह का प्रबंधन आवश्यक है कि वहाँ वन है जहाँ वहाँ चारागाह भी का आवश्यकता हो। ग्रामीण लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ईंधन की लकड़ी के उत्पादन को बढ़ाने पर विशेष जोर और वन की कार्यक्रम में तेजी लाया जाना। फिर आदिवासी आबादी अन्य समुदाय के रोजगार, आय के सृजन को ध्यान में रखते हुए लघु वनोपज की सुविधा, सुरक्षा, सुधार, उनके उत्पादन को बढ़ाना। तो आदिवासी जो हैं तो उनके रोजगार के आय और को ध्यान में रखा जाए इसमें। राष्ट्रीय वन नीति का प्रारूप। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2018 में राष्ट्रीय वन नीति प्रारूप जारी किया था। राष्ट्रीय वन नीति 2018 के प्रारूप का उद्देश्य वनों के संरक्षण, प्रबंधन के साथ साथ वन प्रबंधन से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना है। इस प्रारूप में 2019 में संशोधित किया गया था, लेकिन अब NFP की अंतिम संस्करण के बारे में कोई खबर नहीं है कि अंतिम संस्करण कब जारी करेगा। तो इस नीति के प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? 1988 की जो नीति है तो उसकी विशेषताएं, तो वनों के सतत प्रबंधन के आधार पर वन के जो सतत प्रबंधन है तो प्रबंधन के आधार पर वर्तमान और भावी पीढ़ी के लोगों की पारिस्थितिक और आजीविका सुरक्षा की रक्षा करना। तो सतत प्रबंधन है तो भावी पीढ़ी के जो लोग हैं उनकी परिस्थिति की आजीविका जो चलती रहे उसको रक्षा करना। परिस्थिति के रूप में संवेदनशील जल ग्रहण क्षेत्रों को उपयुक्त मिट्टी, जल संरक्षण उपायों के साथ साथ उपयुक्त पेड़ लगाकर स्थिर करना। तो मिट्टी है जो, तो उपयुक्त मिट्टी को पेड़ लगाकर वहाँ स्थिर करना। इतने 2 राष्ट्रीय स्तर के निकायों, राष्ट्रीय सामुदायिक वन प्रबंधन मिशन, राष्ट्रीय सामुदायिक और वन प्रबंधन मिशन और राष्ट्रीय वानिकी बोर्ड के स्थापना का सुझाव दिया है। इस निम्नलिखित वन क्षेत्रों में वनीकरण और पुनः वनीकरण, तो इस क्षेत्रों में वनीकरण किया जाए, पुनः वनीकरण गतिविधियों को शुरू करने के लिए, तो इनमें गतिविधियों को इसमें क्या है शुरू करने के लिए, तो इसमें वन गतिविधियों को शुरू करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल विकसित करना, यानी जो सरकार बनाए मॉडल और जो निजी लोग बनाए उस मॉडल को भी विकसित किया जाए। इसमें सहभागी वन प्रबंधन दृष्टिकोण को मजबूत करना, यानी वन प्रबंधन करने के लिए सहभागी प्रबंधन को दृष्टिकोण को मजबूत करना का सुझाव दिया जाए, जिसके लिए एक राष्ट्रीय समुदाय वन प्रबंधन मिशन शुरू किया जाएगा। और इसमें इस नीति में भारत के 33 भौगोलिक क्षेत्र को वन और वृक्ष आवरण के अंतर्गत रखने के लक्ष्य को जारी रखा है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में इसका उद्देश्य 2/3 क्षेत्रों को वन और वृक्ष आवरण के अंतर्गत बनाए रखना। तो 2/3 क्षेत्र है जो उसमें वन को वृक्ष आवरण के अंतर्गत बनाए रखना है, यानी 2/3 क्षेत्र वन और वृक्ष बने रहे। वन नीति 1927 की नीति है ये, उससे 52 की नीति 1952 की नीति पहले पढ़ चुके, 1988 की नीति भी पढ़ चुके हैं। अब वन नीति 1927 ये बात
पहले पढ़नी चाहिए थी। वन अधिनियम 1927 के उद्देश्य क्या है? तो वनों से संबंधित कानूनों को समेकित करना, लकड़ी और अन्य वन उपज को शुल्क लगाना, लकड़ी है और वन उपज है उन पर शुल्क लगा दी जाए, कानूनों को समेकित किया जाए, आरक्षित वनों के अंदर निर्दिष्ट वन अपराध कृत्यों का उल्लंघन पर लगाए जाने वाले दंड को परिभाषित किया जाए कि अगर वन का उल्लंघन कर रहे हैं नियमों का तो दंड कितना लगे, दंड को परिभाषित किया जाए। वन और वन्य जीवों के संरक्षण और अधिक जवाबदेह बनाया जाए। तो जीवों को जो संरक्षण है वनों का संरक्षण उनको जवाबदेह बनाया जाए। वन संरक्षण के माध्यम से महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। कृषि गतिविधियों वन गतिविधियों के प्रभाव को संतुलित किया जाए। तो भारत वन अधिनियम 1927 के प्रकार, वनों के प्रकार। तो अधिनियम वनों की 3 श्रेणियां अर्थात आश्रित वन, ग्राम वन, संरक्षित वन सुविधा प्रदान करता है। आश्रित वन क्या है? यह सर्वाधिक प्रसिद्ध वन है जो राज्य सरकार द्वारा किसी वन भूमि या बंजर भूमि पर सरकार की संपत्ति है और वह गठित की जाती है। तो राज्य सरकार द्वारा वन भूमि पर गठित की जाती है और सरकार की संपत्ति होते हैं। ये स्थानीय लोगों को प्रतिबंधित करते हैं, स्थानीय लोग यहाँ नहीं आते, प्रतिबंधित करते हैं। जबकि बंदोबस्त के दौरान किसी वन अधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुमति न दी गई हो, तो जब तक उन्हें विशेष अधिकारी अनुमति ना दे तब तक वहाँ सब लोग प्रतिबंधित हो गए। फिर संरक्षित वन क्या है? तो संरक्षित वन राज्य सरकार को आरक्षित वनों के अलावा, राज्य सरकार जो आरक्षित करती है वनों को, उसके अलावा किसी भूमि को संरक्षित वन के रूप में गठित करने का अधिकार है, जिस पर सरकार के पास मालिकाना अधिकार होता है। तो सरकार मालिकाना अधिकार होता है। ऐसे वनों के उपयोग के संबंध में नियम जारी करने की शक्ति होती है। गैर ग्राम वन ये वन वे हैं जिनके राज्य सरकार किसी भी ग्राम समुदाय को आरक्षित वन बनाई गई किसी भी भूमि पर राज्य सरकार के अधिकार सौंप सकती है। तो ग्राम वन क्या करेगी? ग्राम जो है वो आरक्षित वन के रूप में सरकार को सौंपेगी इसे अधिकार। तो राज्य सरकार ग्राम वनों के प्रबंधन को विनियमित करने के नियम बना सकती है। तो राज्य सरकार उनको किस तरह उन वनों का काम करना है तो उसके लिए नियम बनाएगी, जिसमें उन शर्तों को निर्धारित किया जा सकता है जिसके तहत समुदायों को एक ऐसा कार्यक्रम सौंपा जाए जिससे उन्हें लकड़ी या अन्य वन उपज चारागाह प्रदान किया जा सके और ऐसे वनों की सुरक्षा सुधार के लिए उनके कर्तव्य निर्धारित किए जाएं। वन संशोधन अधिनियम 2017 आया, तो 2017 में संशोधन के लिए आया था। तो 2017 का जो संशोधन है भारत वन संशोधन अधिनियम 2017, इसमें 13 नवंबर 2017 को प्रख्यापित किया गया। इसने भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन किया। भारतीय वन अधिनियम 1927 1927 7 संशोधन के बाद बांस अब पेड़ नहीं रहेगा, इसे काटे हुए बांस की लकड़ी नहीं माना जाएगा। पहले बांस पेड़ की श्रेणी में रखा गया था। परिणाम स्वरूप कटा हुआ या खड़ा हुआ बांस चाहे वह वन में पाया गया हो या फिर लकड़ी माना जाता था। अब 2017 के संशोधन में किसान, उद्यमी और स्थानीय समुदाय को बांस उगाने और विभिन्न उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करके बांस की खेती और व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान किए गए। हालांकि अधिनियम में अभी भी कानून प्रावधान है जो जंगलों से बांस के अनधिकृत निकासी पर रोक लगाते हैं। जंगलों में यदि है तो उन पर निकासी पर रोक लगाएंगे और वन विभागों को ऐसा पाए जाने पर किसी भी व्यक्ति या एजेंसी पर मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया। यानी वन भूमि से कोई बांस नहीं चुरा सकता, अपनी भूमि पर उगा सकता है, लेकिन बेच सकता है, काम कर सकता है। हमें भारत में बांस संसाधन, भारत में बांस कश्मीर क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश के प्राकृतिक रूप से उगता है। भारत में बांस के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र 36 प्रजातियां हैं और क्षेत्र क्या है 13 मिलियन हेक्टेयर है। 13 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर उगता है और 136 प्रजातियां हैं। इसके साथ बांस विविधता के मामले में चीन के बाद दूसरा स्थान संपन्न देश भारत है। तो राष्ट्रीय बांस मिशन
राष्ट्रीय बांस मिशन को 2006 में शुरू किया गया। 2018-19 के दौरान 2027 में संशोधन के बाद मिशन को बाजार मूल्य संवर्धन, उत्पादन विकास, कौशल और अनुसंधान विकास घटकों को शामिल करने, अनुसंधान के जो विकास है, अनुसंधान विकास घटकों को शामिल करने के लिए पुनर्गठित किया गया है और इसे राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत क्रियान्वित किया गया। तो राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन जो है उस क्रियान्वित किया गया है। अब पढ़ने वाले हैं भारतीय अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC यानी इंडियन अपडेटेड नेशनलिटी डिटरमिनाइंग कंट्रीब्यूशन NDC। भारत का अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर योगदान कार्बन उत्सर्जन कटौती पर जलवायु प्रभावों के अनुकूल दीर्घकालिक लक्ष्यों का एक सेट है। तो कार्बन उत्सर्जन जो है, कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के लिए एक लक्ष्य सेट है। इसे पेरिस समझौते पर हस्ताक्षरित करने वाले प्रत्येक देश को प्रदान करना होता है और हर 5 साल में अद्यतन करना होता है, नहीं हर 5 साल में इसको बताना होता है। हर 5 साल में इसे बताना होता है, अपनी रिपोर्ट देनी होती है। पेरिस समझौते के तहत अपनाया गया था कि कार्बन कितना उत्सर्जित हुआ। पेरिस समझौते की धारा 4(2) में उपधारा 2 में कहा गया है कि प्रत्येक पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को तय करेगी कि प्रत्येक पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर कितना कार्बन उत्सर्जन करती है, इसके योगदान को तय करेगी, कितना कम करेगी और संचार होगा और बनाए रखेगी। और वो है हासिल करना चाहती है कितना, वो पार्टी मतलब कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में हासिल करना चाहती है। पार्टी ऐसे योगदान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से घरेलू समान उपाय अपनाएगा, यानी घरेलू प्रबंधन किस तरह से करेगी तो कार्बन कम उत्सर्जन हो। तो समझौते के तहत पार्टी को हर 5 साल में अपने NDC को अपडेट करना होगा और इसे जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क यानी UNFCCC संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन है के सचिवालय में जमा करना होगा कि कितना उसने कार्बन उत्सर्जन किया है, करेगी। तो हर 5 साल में वो इस तरह बताएगी। पृष्ठभूमि तो भारत के पेरिस समझौते में 195 पार्टियों में एक है। तो पेरिस समझौता जो है 195 पार्टियां जो है उनमें से एक है और जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो बाध्यकारी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इससे पहले भारत ने 2 अक्टूबर 1915 को 8 प्रमुख लक्ष्यों के साथ अपना इच्छित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान UNFCCC को प्रस्तुत किया, यानी जलवायु परिवर्तन की जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है उसको प्रस्तुत किया अपना 2015 में 8 प्रमुख लक्ष्यों के साथ स्तर योगदान। इन 3 का मात्रात्मक लक्ष्य 2030 तक है। तो इनमें 3 का मात्रात्मक लक्ष्य 2030 तक के लिए लक्ष्य थे, यानी गैर जीवाश्म स्रोतों से संचित विद्युत ऊर्जा स्थापित कर 40% तक करना। गैर जीवाश्म जो स्रोत होते हैं उनसे विद्युत ऊर्जा प्राप्त करना कितनी 40% तक प्राप्त करना। 2005 के स्तर की तुलना में सकल घरेलू उत्पादन में ऊर्जा तीव्रता में 35% तक कम करना। तो सकल घरेलू उत्पादन है तो ऊर्जा का जो उत्सर्जन तीव्रता है, कार्बन की उत्सर्जन तीव्रता उसको 35% तक कम करना है और गैर जीवाश्म ऊर्जा 40% तक प्राप्त करना है। अतिरिक्त वन और वृक्षावरण के माध्यम से वन लगाएंगे, वृक्ष लगाएंगे तो उसके माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना। तो अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना है। अब भारत के अद्यतन NDC का परिचय। तो NDC का परिचय यानी राष्ट्रीय आयतन निर्धारण, राष्ट्रीय आयतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। तो अगस्त 2022 में भारत ने औपचारिक रूप से अपने NDC यानी आयतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित राष्ट्रीय स्तर पर कितना योगदान करेगी को UNFCCC के आयतन किया, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी और आयतन NDC 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के भारत के लक्ष्य की दिशा में एक कदम है।
तो शून्य नेट जीरो करना है 2070 तक, उसके लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा में कदम है। ये पेरिस समझौते के तहत सहमति के अनुसार जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक प्रक्रिया को मजबूत करने की उपलब्धियों में भारत का योगदान बढ़ाने का प्रयास है, कि भारत का अपना योगदान बढ़ाएगा इस चीज़ में। भारत के आदतन एनडीसी का मुख्य प्रावधान राष्ट्रीय आदतन प्राधिकरण जो है योगदान, तो इसमें भारत अब 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पादन में उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक, पहले INDC में उल्लेखनीय 35% सीमा थी और फिर 45 कर दी गई है, कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इतना कम करेगा 2030 तक। भारत 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधन और 50% संचयी विद्युत स्थापित क्षमता भी हासिल करेगा। तो 50% जो है संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित करेगा, गैर जीवाश्म ईंधनों से ऊर्जा मतलब बनाएगा और करेगा। और आदतन एनडीसी ने संरक्षण और संयम की परंपराओं और मूल्यांकन के आधार पर जीवन जीने का एक स्वस्थ सतत तरीका भी सामने लाया है, कि इससे प्रदूषण भी नहीं होगा, जीवन स्वस्थ होगा और सतत हमेशा मिलती रहेगी ऊर्जा सूर्य से या पवन ऊर्जा से या किसी चीज़ से। और जलवायु परिवर्तन से निपटने की एक कुंजी के रूप में लाइफ पर्यावरण के लिए वन के लिए जीवन शैली के एक जन आंदोलन को शामिल किया है। जैसे इसकी राष्ट्रीय परिस्थिति और सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों से और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद तैयार किया है। यह कम कार्बन उत्सर्जन मार्ग की दिशा में काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। तो कम कार्बन उत्सर्जन करेगा, इसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, तथा साथ ही सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। सतत विकास करना, उसको भी प्राप्त करेगा और कार्बन भी कम उत्सर्जन करेगा। आदतन एनडीसी अंतर्राष्ट्रीय योगदान रिपोर्ट है, जो अंतर्राष्ट्रीय योगदान आदतन रिपोर्ट 2030 तक की अवधि के लिए भारत स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की रूपरेखा का भी प्रतिनिधित्व करता है, कि कितना स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करेगा और उसकी रूपरेखा तैयार करता है। आदतन रूपरेखा सरकार की कई अन्य पहलों के साथ, तो सरकार की जो पहलें तो कई अन्य पहलों के साथ, जिसे कर रियायतें और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं जैसे प्रोत्साहन शामिल हैं। तो रियायतें प्राप्त करना, प्रोत्साहन योजनाएं शामिल हैं। भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और निर्यात बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। तो विनिर्माण करेगा भारत और निर्यात क्षमताओं को भी अवसर प्रदान करेगा ये। फिर नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों जैसे कम ऊर्जा उत्पादन के निर्माण आदि जैसी हरित नौकरियों में समग्र वृद्धि की जाएगी। भारत पंचामृत लाइफ पहल, तो इसके तहत कार्यक्रम चलाए गए हैं। पंचामृत लाइफ पहल परिचय है। भारत में UNFCCC संयुक्त राष्ट्र फोरम है, जो उसमें अपनी बढ़ती हुई जलवायु प्रतिबद्धताओं और पंचामृत की घोषणा की थी भारत ने पंचामृत की घोषणा की थी। इसमें COP 26 के 31 अक्टूबर 13 नवंबर 2021 में की थी। ग्लासगो स्कॉटलैंड और यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था इसे। तो 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था। इसमें 2070 तक शून्य नेट जीरो उत्सर्जन पहुंचने की प्रतिबद्धता शामिल थी। भारत द्वारा अपने नेट शून्य लक्ष्य की घोषणा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम है, कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है। तो नेट जीरो करेगा भारत, यानी जितना उत्सर्जन करेगा उतना अवशोषण भी हो जाएगा उसका, और नेट जीरो का एक ऐतिहासिक संचयी उत्सर्जन विश्व की कुल मात्रा का 4.37% होता है। ऐसे संचयी ऊर्जा है उत्सर्जन विश्व में 4.37% है। पंचामृत भारत द्वारा तय किए गए लक्ष्य, तो भारत ने अपने लक्ष्य तय किए। इसमें 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक ले जाना। तो गैर जीवाश्म ऊर्जा प्राप्त हो रही है, वो 500 गीगावाट प्राप्त करेगा।
और फिर इसमें 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करना। तो ऊर्जा की जो आवश्यकता है 50% को वो नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करेगा। 2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 अरब टन करना। तो कार्बन जो उत्सर्जन है उसको 1 अरब टन कम करेगा। 2030 तक अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को 45% तक कम करेगा। तो जो अर्थव्यवस्था में कार्बन उत्सर्जन होती है उसे 45% तक कम करना उसका लक्ष्य है। 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को पहुंचना है। लाइफ पहल 2022 में भारत ने मिशन लाइफ आंदोलन लाइफ फर्स्ट लाइट फॉर द एनवायरमेंट लॉन्च की। तो इसने 2022 में भारत ने लाइफ आंदोलन लाइफ फॉर द एनवायरमेंट लॉन्च किया, जो भारत के नेतृत्व वाला वैश्विक आंदोलन है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्ति और समूह कार्रवाई को सशक्त बनाना है। लाइफ आंदोलन का उद्देश्य प्रो प्लेनेट पीपल नामक व्यक्ति का एक वैश्विक नेटवर्क बनाने के लिए सामाजिक नेटवर्क की ताकत का लाभ उठाना है। नहीं, प्रो प्लेनेट लोग पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाते हैं और दुनिया भर में इसे बढ़ावा देने के लिए साझा प्रतिबद्धता रखते हैं। इस पहल के तहत भारत और अन्य वैश्विक नगरों को पर्यावरण सुरक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सामूहिक और व्यक्तिगत कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो मोबाइल में एप्लीकेशन भी इसके लिए लॉन्च किया गया है।